नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, उसको लेकर कितना कुछ माहौल बदला हुआ है और कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, हर एक सीट का आपको संपूर्ण विश्लेषण यहां पर दिखाने जा रहे हैं। आखिर आंकड़ों के आधार पर किस विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि वो 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को यहाँ पर जो है वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इन 9 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई नारे गूंजते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया है और अखिलेश यादव यहाँ पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का इस तरह से यहाँ पर वो अपना नारा दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए कितनी हिस्सेदारी है बीजेपी का। अगर बात की जाए तो प्लान उपचुनाव को लेकर दलित 2 उम्मीदवार को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है अपने उम्मीदवार के तौर पर। ब्राह्मण 2 टिकट दिए हैं। ठाकुर की बात की जाए तो 2 टिकट। ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी उन्होंने 3 ओबीसी चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है उपचुनाव को लेकर 9 विधानसभा सीटों पर। जबकि समाजवादी पार्टी का पीडीए जो यहाँ पर गठबंधन, उसमें मुस्लिम 4, दलित 3 और ओबीसी को 2 टिकट यहाँ पर दिए हैं। अब इस आधार पर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, इसको लेकर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो उपचुनाव की तैयारी में यहाँ पर जो है तय होगा कि आखिर 2027 में किसका पलड़ा भारी, क्योंकि आने वाला वक्त काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश को लेकर और जिसका से 2000 तैयारी 27 की जा रही है। मायावती जी की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिस कार से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल किए हैं, तो उसका कितना फायदा उपचुनाव में उठा पाएंगे और आने वाले 2027 चुनाव के लिए ये तैयारी का एक दौर माना जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो सीधी टक्कर यहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारे हैं और मायावती जी की पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो इस बार चुनावी मैदान में है। लेकर अगर बात की जाए तो आखिर बीजेपी इस बार ये उपचुनाव को क्यों महत्वपूर्ण लेकर चल रही है, इसके पीछे के कई कारण सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो यादव वोट बैंक जो 2019 से भारतीय जनता पार्टी को 24% मिला था, वो घटकर 2024 लोकसभा चुनाव में 15% रह गया है। भाई अगर बात की जाए कुर्मी जो वोट बैंक था वो 80% से घटकर 61% तक पहुंच गया है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो है जाटा वोट बैंक करीब 17 से बड़ा है, नहीं जाटा वोट बैंक बड़ा है, लेकिन अन्य पिछड़े 74 से घटकर 59% तक यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अन्य दलित यहाँ पर 49 से घटकर 29 पर पहुंचे हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव की तरह देख रही है, इसे एक बड़े चुनाव की तरह माना जा रहा है, क्योंकि सियासी गलियारे में भी कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। देखिए, अगर बात किया तो योगी आदित्यनाथ की इस समय ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की पकड़ समाजवादी पार्टी क्या फिर से हासिल कर पाएगी। देखिए, करहल सीट पर 1.25 लाख से ज्यादा यहाँ पर यादव वोट बैंक है। कुंडकी सीट की बात की जाए तो 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो दलित प्लस यादव करीब 2 लाख के करीब हैं। फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी करीब जो है दलित प्लस यादव करीब 1.5 लाख के करीब हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की भी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला है। इसी आधार पर वो उपचुनाव जीतने का और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत का यहाँ पर जो है दम रख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए 80 लोकसभा की सीटें, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें, कांग्रेस ने 6 सीटें, इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की। बीजेपी ने यहाँ पर 33 सीटें, आरएलडी ने यहाँ पर 2 सीटें, अपना दल ने 1 सीट, कुल मिलाकर 36 सीटें और 1 सीट चंद्रशेखर की पार्टी को यहाँ पर मिली है। तो इस आधार पर कितना कुछ माहौल बदला है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर जिस कहा से भारतीय जनता पार्टी ने हर एक विधानसभा सीट पर 3 से 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस आधार पर क्या वो अपनी जिम्मेदारी में यहाँ पर सफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत का यहाँ पर दावा कर रही है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है, वो है मायावती जी की यहाँ पर 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अब देखिए, मायावती जी की पार्टी की बात किया तो लोकसभा चुनाव में भी एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली है और क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में भी वो कुछ ज्यादा अपना वोट शेयर बरकरार रख पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है कि मायावती जी का वोट जो शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में बिखर रहा है। अब इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा, इसको लेकर भी आंकड़े की बात करेंगे कि आखिर किसके पक्ष में यहाँ पर जाते नजर आ रहे हैं।
तो शुरुआत करते हैं मजाबा विधानसभा सीट को लेकर। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है और यहाँ पर बीएससी ने जो है दीपक तिवारी को यहाँ पर टिकट दिया है। अब यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण गलत है कि ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर 87,000 है, दलित वोट बैंक करीब 64,000 है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिंदे जो है करीब है 62,000 के करीब है, यादव वोट बैंक करीब 36,000, मोर यहाँ पर 30,000, अन्य यहाँ पर 1 लाख के करीब यहाँ पर जो है यहाँ पर मतदाता आते हैं। अब वो किसके साथ जाते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है आंकड़ों के आधार पर। सुचिता स्मता मौर्य बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो ज्योति बिंद यहाँ पर समाजवादी पार्टी। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। जिस कारण से यहाँ पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की भी बात की जाए तो दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बिंद यानी निषाद पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। अब दिलचस्प सवाल यह है कि जो निषाद पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई है। 2022 में समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को यहाँ पर 30,587 वोटों से चुनाव हराया था। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर जो है निषाद पार्टी को जीत मिली है। और यहाँ पर बात की जाए तो मजाबंद सीट इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सीधे तौर पर अपना उम्मीदवार उतारा है। हालांकि इस सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा रहा था इससे पहले, लेकिन अगर बात की जाए खैर विधानसभा सीट को लेकर तो खैर विधानसभा सीट भी इस बार महत्वपूर्ण सीट की तरह देखी जा रही है। यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है और यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने चारूकेन और बीएससी ने यहाँ पर पहल सिंह को यहाँ पर टिकट दिया है। आंकड़ों के आधार पर किसका यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है उसकी भी यहाँ पर हर एक जो है आंकड़े की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जाट वोट बैंक करीब यहाँ पर जो है 1,15,000 यानी महत्वपूर्ण जाट वोट बैंक हो जाता है। ब्राह्मण करीब 60,000 के करीब है, मुस्लिम यहाँ पर 30,000 और जाटा वोट बैंक 70,000 है, सवर्ण यहाँ पर 35,000, एससी वर्ग करीब 1 लाख के करीब है। तो यहाँ आंकड़ों के आधार पर जिस कार से उम्मीदवार ही यहाँ पर चुनावी मैदान में है, अपने अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर को लेकर जो आंकड़े हैं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव में यहाँ पर जीत हासिल की है। उस आधार पर माना जा रहा है कि खैर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चारूकेन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कुंदकी विधानसभा सीट को लेकर। तो कुंदकी विधानसभा सीट पर इस बार सीधी तौर पर टक्कर के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर रामवीर सिंह को टिकट दिया है, जबकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान और बीएससी ने यहाँ पर बात की जाए रफतुल्ला उर्फ सद्दा को टिकट दिया है। इस आधार पर अगर बात की जाए तो कुंदकी जो सीट है उस पर सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाता करीब 65% के करीब यहाँ पर हैं और यहाँ पर बात की जाए अन्य जो यहाँ पर वर्ग है वो करीब 35% के करीब है। अब तो माना जा रहा है कि कुंदकी विधानसभा सीट पर आंकड़ों के आधार पर किसका पलड़ा भारी, इसके भी आंकड़े आपको दिखाए थे। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो सीट पर 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में करीब 1,21,494 वोटों के अंतर से जो है इस सीट पर जीत हासिल किया और 2022 में भी बीजेपी के कमल कुमार को करीब 42,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर चुनाव हराया था। तो इस आधार पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कुंदकी विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर फूलपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो फूलपुर विधानसभा सीट पर इस बार जो है यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाती है निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से। तो उसका किसे फायदा मिलने जा रहा है यहाँ पर देखिए तो बीजेपी ने यहाँ पर दीपक पटेल और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी और बीएससी ने जितेंद्र सिंह और निर्दलीय सुरेश यादव चुनावी मैदान में। तो सीधे तौर पर इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। अगर फूलपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और आंकड़ों के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2022 में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को करीब 2,732 वोटों से चुनाव हराया था और फूलपुर लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 4,332 वोटों से उन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल किया, लेकिन मार्जिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी कम रहा है। उस आधार पर माना जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फूलपुर विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कटेरी विधानसभा सीट जो है उपचुनाव भी सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और यहाँ की सियासी जो तनाव है
वो आखिर किस तरह से इसे और महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए तो जिसका से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है कटेरी विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, तो अमित वर्मा बीएसपी उम्मीदवार है। त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी इसका उठा पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलित यहाँ पर प्लस ब्राह्मण वोट निर्णायक यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कटेरी विधानसभा सीट को लेकर आखिर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका से यहाँ पर कटेरी विधानसभा सीट में वोट शेयर की बात की जाए तो मुस्लिम यहाँ पर करीब जो है 40,000 के करीब है, यादव वोट बैंक करीब 22,000 है। निषाद पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो यानी निषाद वोट बैंक करीब 30,000 है। मौर्य यहाँ पर 10,000 के करीब है, नाई यहाँ पर 8,000, चौहान यहाँ पर 5,000 के करीब है, विश्वकर्मा करीब 4,000 के करीब है और अन्य यहाँ पर करीब 10,285 के करीब यहाँ पर जो है वोटर्स आ जाते हैं। अब आंकड़ों के अगर आधार पर बात की जाए तो कटेरी विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी रहा है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों चुनावों में यहां अपनी पकड़ मजबूत रखी है। 2022 चुनाव में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से यहां पर चुनाव हराया है, जबकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में यहां पर 2024 में बीजेपी के रितेश पाठक को 1,72,247 वोटों के यानी एक बड़े अंतर से यहां पर चुनाव जो है समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का जीता है। लेकिन ये उपचुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी का कटेरी पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए मीरापुर सीट को लेकर तो मीरापुर विधानसभा सीट भी इस बार काफी महत्वपूर्ण सीट है, काफी चर्चाएं मीरापुर उपचुनाव को लेकर की जा रही हैं। आखिर मीरापुर में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर आरएलडी को यहाँ पर टिकट दिया है, लेकिन आरएलडी जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा और मिथिलेश पाल आरएलडी भारतीय जनता पार्टी यानी टिकट पर लड़ रही है चुनाव। शाहनजर बीएसपी और यहाँ पर एएसपी ने अपनी उम्मीदवार घोषित किया है। मीरापुर सीट को लेकर बात की जाए तो ओबीसी करीब 38% है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक करीब 37% है। और यहाँ अगर बात की जाए तो देखिए बीएसपी और यहाँ पर एएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, इस पर भी काफी चर्चाएं की जा रही हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ दलित करीब 20% हैं, सवर्ण यहाँ 5% करीब हैं। और उस आधार पर अगर बात की जाए तो इस सीट पर देखिए किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मीरापुर सीट पर आरएलडी ने जीत हासिल की थी 2022 चुनाव में और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बिजनौर से समाजवादी पार्टी के दीपक को करीब 37,508 वोट से चुनाव हराया था। तो उस आधार पर माना जा रहा है कि मीरापुर पर आरएलडी का यानी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कई और उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी एक अग्नि परीक्षा की तरह ये सीट देखी जा रही है। अखिलेश यादव के लिए अगर बात की जाए तो करहल विधानसभा सीट को लेकर क्या वो अपना किला बचा पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो ये हॉट सीट में शामिल है। और करहल सीट का जातीय आंकड़ा अगर आपको दिखाएं तो देखिए यादव वोट बैंक करीब 30% करीब है, साथ यहाँ 13% है, राजपूत करीब 8% है, ब्राह्मण 6% और लोधी यहाँ पर 3% के करीब हैं। अब किसका साथ देते हैं आंकड़ों के हिसाब से तो वो काफी महत्वपूर्ण है। और करहल सीट के लिए दलित करीब 14% है, मुस्लिम 5% है, यादव वोट बैंक 30%, अन्य यहाँ पर 21% करीब आ जाते हैं। और अगर बात की जाए करहल सीट को लेकर तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो है 1,70,922 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 2022 चुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर एससी बघेल को 66,782 वोटों के अंतर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो इस बार काफी हलचल इस सीट पर है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर करहल पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि उपचुनाव की महत्वपूर्ण सीट गाजियाबाद सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और गाजियाबाद सीट को लेकर क्या आंकड़न है, इस पर भी चर्चाएं करेंगे और आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। गाजियाबाद सीट की अगर बात की जाए तो कास्ट फैक्ट की तो सबसे पहले ब्राह्मण यहाँ पर 55,000 करीब हैं, दलित करीब 80,000, ओबीसी करीब 45,000 करीब हैं, मुस्लिम करीब 35,000, वैश्य यहाँ पर 35,000, जाट वोट बैंक करीब 10,000 करीब है, ठाकुर यहाँ पर 25,000 और यादव करीब 12,000 के करीब है। यानी सीधे तौर पर गाजियाबाद सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में कमल खिलाया था, तब समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों के अंतर से हराने एक भारी
भरकम वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है गाजियाबाद सीट पर जीत हासिल की थी और बीजेपी के एक बड़े नेता यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा को यहाँ पर 3,36,965 वोटों के अंतर से हराया था। तो गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ एक बार फिर से बढ़ रही है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिस कार का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीसामऊ विधानसभा सीट भी इस बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक प्लस ब्राह्मण वोट बैंक की सीधी जंग में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है, इस पर देखिए। तो समाजवादी पार्टी के रिपन सोलंकी को 7 साल की जेल हुई, इस कारण से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ अगर बात की जाए तो देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। उसके बाद कितना माहौल यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो करहल सीट, कुंदगी सीट, सीसामऊ और यहाँ पर कटेरी सीट पर जो है समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत हासिल की थी। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी, खैर सीट पर बीजेपी, माजावन सीट पर निषाद पार्टी और आरएलडी और यहाँ पर मीरापुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2022 चुनाव को लेकर। अब विधानसभा चुनाव में अलग अलग यहाँ पर अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस आधार पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा कमाल खिलाएगी या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर क्या करने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको बता दें तो चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी आखिर इन 9 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर आप विचार रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।